वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं रिगार्डिंग द सीएसआई नेट फरवरी 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसके सॉल्व पेपर के बारे में, और मैं इसको सब्जेक्ट वाइज लेकर चल रही हूं। मैं आपके सामने जो है कुछ पर्टिकुलर एरिया जिसके मेनली टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, उस एरिया से मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके दूंगी, या फिर आप कह सकते हो कि एक एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, क्वेश्चन को डिकोड करेंगे और उसका वो आंसर क्यों है ये भी देखेंगे। ओके, तो दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट आप कह सकते हो, जिसमें कि मैं शिफ्ट 1 का पेपर डिस्कस कर रही हूँ, और इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है सारे क्वेश्चन डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। आने वाले टाइम में सिमिलर बेसिस पे आपको बाकी यूनिट्स के भी मिलते रहेंगे। पहले मैं शिफ्ट 1 का सॉल्व करूंगी, देन मैं शिफ्ट 2 का भी सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करूंगी, एंड आई विल बी ट्राइंग कि ये सब चीजें जो है एग्जाम से पहले पहले हो जाए। काफी लंबे टाइम से मुझे इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आ रहा था। फाइनली मैंने सारे क्वेश्चंस को इकट्ठा करके उसको सॉल्व किया है, एंड देन आई एम प्रेजेंटिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू। सो लेट्स प्रोसीड एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा है। मैंने ऑप्शन आईडी भी रखा है, बिकॉज आपको आंसर की में आंसर्स ऑप्शन आईडी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन आईडी भी रखा है। तो यहाँ पे अगर हम पहला सवाल देखें तो ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा सारे क्वेश्चन ही डेवलपमेंटल बायोलॉजी से लिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है, ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सी आर्चिन बीटा कैटनिन accumulates predominantly in micromeer which are fated to become endoderm and mesoderm. If GSK3 is blocked in developing embryo, तो कौन सा सिचुएशन सही होगा? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है दिस इज फ्रॉम सी आर्चिन। ओके, सी आर्चिन में जब माइक्रोमियर, लार्ज माइक्रोमियर, स्मॉल माइक्रोमियर, मेसोमियर्स बनते हैं, एज वेल एज अलग अलग टायर्स बनते हैं, उस टाइम पे देखा जाता है मेनली माइक्रोमियर्स में बीटा कैटनिन का एक्यूमुलेशन होता है। जहां पे बीटा कैटनिन एक्यूमुलेट होता है वहां के सेल को वो फेट दे देता है कि वो एंडोडर्म एंड मेसोडर्म बने, और जहां पे बीटा कैटनिन एक्यूमुलेट नहीं होता वो वाला एरिया एक्टोडर्म में बदलता है। ये जो एंडोडर्म एंड मेसोडर्म होते हैं ये लगभग वेजिटल साइड में रहते हैं, जबकि जो एक्टोडर्म बनता है वो एनिमल पोल साइड में बनता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल के रखा है कि अगर हम GSK3 को ब्लॉक कर दे डेवलपिंग एम्ब्रियो में तो क्या होगा। लेट मी टेल यू फर्स्ट कि जो GSK3 है इसका मेन काम होता है जहां भी बीटा कैट है उसको सप्रेस कर देना। तो अगर हम ये कहें कि एक्टोडर्म बनाने के लिए वहां पर बीटा कैटनिन की जरूरत नहीं है, बीटा कैटनिन का एब्सेंस एक्टोडर्म बनाता है, क्योंकि बीटा कैटनिन का प्रेजेंस एंडोडर्म एंड मेसोडर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बीटा कैटनिन का एब्सेंट होना कहीं ना कहीं एक्टोडर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बीटा कैटनिन कहीं पे एब्सेंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे GSK3 प्रेजेंट था, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। लेट्स कंसीडर कि हम बात कर रहे हैं एक्टोडर्म की। एक्टोडर्म वहां पे बनता है जहां पर बीटा कैट नहीं होता। बीटा कैट वहां पे नहीं है, मतलब कि वहां पर GSK3 प्रेजेंट रह सकता है, एंड देन GSK3 का प्रेजेंट रहना फिर बीटा कैट को इनहिबिट करना, दैट विल गिव राइज टू द एक्टोडर्म। तो बोला ये जा रहा है कि GSK3 को ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा। तो GSK3 को अगर ब्लॉक करते हैं तो जहां पर मान लीजिए GSK3 को आपने ब्लॉक कर दिया, तो GSK3 अगर ब्लॉक हो जाएगा तो जहां पे इसे बीटा कैट का एक्सप्रेशन रोकना चाहिए था वहां पे ये बीटा कैट के एक्सप्रेशन को नहीं रोक पाएगा। यानी हम बात कर रहे हैं एनिमल पोल की। एनिमल पोल साइड जो होता है वही एक्टोडर्म में बदलता है, तो वहां पे बीटा कैट एक्सप्रेस कर जाएगा एनिमल पोल में, और जैसे हमने कहा जहां पे बीटा कैट एक्सप्रेस करेगा वहां के एरिया को ये एंडोडर्म एंड मेसोडर्म का फेट दे देगा। तो दिस इज आवर रिजल्ट, मतलब इस क्वेश्चन का रिजल्ट ये होना चाहिए था। अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है या नहीं। पहला देखिए, बोला है बीटा कैटनिन एक्यूमुलेट इन द न्यूक्लियाई ऑफ द लार्ज माइक्रोमियर एंड विल इनिशिएट एंड विल इनहिबिट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्मल बॉल, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कोई एक्टोडर्मल बॉल यहाँ नहीं बनेगी। नेक्स्ट, बीटा कैटनिन विल एक्यूमुलेट इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल ब्लास्टुला सेल
लीडिंग टू द एक्टोडर्मल बॉल। यहाँ पर एक्टोडर्मल बॉल नहीं बनेगा। ओके, एक्टोडर्मल बॉल तब बनता है जब बीटा कैटनिन म्यूटेट हो जाता है। तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। Next, beta-catenin will accumulate in the nuclei of all blastula cell leading to animal cells getting specified as a endoderm and mesoderm। देखिए जो हमने बातें कही हैं वही बातें यहाँ पर भी एक्सप्लेन करके रखा है, तो हम ये कहेंगे कि ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। Next, beta-catenin which accumulate in the nuclei of a large micromere will inhibited leading to the animal cell getting specified as a endoderm and mesoderm। Animal cell एंडोडर्म एंड मेसोडर्म में स्पेसिफाइड जरूर होगा, लेकिन जिस मेथड से बोला है वो गलत बोला है, तो दिस विल बी फॉल्स। इस हिसाब से देखते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ माइक्रोमियर जहां पर बीटा कैट एक्सप्रेस करता है, और ये है वो एनिमल पोल जहां पर बीटा कैट एक्सप्रेस नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पर GSK3 एक्सप्रेस करता है। अगर GSK3 यहाँ एक्सप्रेस करता है, जिसकी वजह से ये होता है कि एनिमल पोल में जो है एक्टोडर्म का फेट आ पाता है, जस्ट बिकॉज बीटा कैट इज एब्सेंट हियर। लेकिन आप खुद सोचिए अगर हम यहीं पे GSK3 को ब्लॉक कर दे रहे हैं तो हम एक्टोडर्म को तो बनने नहीं दे रहे हैं, और GSK3 ब्लॉक हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर आकर बीटा कैट एक्सप्रेस हो जाएगा, और जहां बीटा कैट एक्सप्रेस होगा वहां के सेल को वो एंडोडर्म बनाएगा एंड मेसोडर्म बनाएगा। और स्पेशली कहाँ के सेल को, हम बात कर रहे हैं एनिमल। तो इन दिस वे आंसर हो गया 3rd। इसके अलावा एक और तरीके से एक सवाल पूछा जा सकता है कि अगर हम बीटा कैट को ब्लॉक कर दे तब क्या होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा इसका रिजल्ट निकलता है। अगर आप बीटा कैट को ब्लॉक कर देते हैं, बीटा कैट कहाँ एक्सप्रेस कर रहा है, माइक्रोमियर्स में एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमने ये कहा था कि इफ देयर इज अ एब्सेंस ऑफ बीटा कैट इट विल गिव राइज टू द एक्टोडर्मल फेट, राइट। लेकिन if there is a presence of beta cat that will give rise to the endoderm and mesoderm। तो आप खुद सोचिए अगर आप बीटा कैट को म्यूटेट कर देते हो या हटा देते हो या ब्लॉक कर देते हो, तो इस वाले एरिया में माइक्रोमियर एरिया में तो बीटा कैट एक्सप्रेस नहीं करेगा, यानी बीटा कैट एब्सेंट होगा, और बीटा कैट का एब्सेंट रहना एक्टोडर्मल फेट दिलाता है। तो एनिमल पोल तो एक्टोडर्म बनाएगा ही, जो वेजिटल पोल है वो भी एक्टोडर्मल मतलब एक्टोडर्मल नेचर लेने लगेंगे। एंड दिस वे हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो है, एंटायर एम्ब्रियो विल डेवलप एज अ सीलिएटेड एक्टोडर्मल बॉल। पूरा का पूरा एम्ब्रियो एक एक्टोडर्मल बॉल की तरह रिप्रेजेंट हो। तो आपको यहाँ पे 2 केस देखने को मिला। पहला केस, अगर GSK3 ब्लॉक कर दिया जाता है तो रिजल्ट क्या होगा, और अगर सेकंड बीटा कैट ब्लॉक हो जाता है तो क्या होगा। ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें से एक केस पे तो आपसे सवाल इसी बार पूछ दिया है, नेक्स्ट केस पे पहले भी सवाल आ चुके हैं और हम आने वाले एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ अराबिडोप्सिस embryogenesis do the visible distinction between the adaxial and abaxial tissue of cotyledons become initially apparent। यानी अराबिडोप्सिस का जब हम एम्ब्रियोजेनेसिस स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे एडेक्सियल एंड एबेक्सियल टिश्यू जो होते हैं कॉटिलिडन में, उनकी विजिबिलिटी कब देखने को मिलती है। ऑप्शंस आर ग्लोबुलर स्टेज, zygotic stage, torpedo stage and mature stage। लेट मी टेल यू कि आपको इस क्वेश्चन का अगर आंसर देना है तो आपका सबसे पहले अराबिडोप्सिस का एम्ब्रियोजेनेसिस क्लियर होना चाहिए। मैं आपको पिक्चर की मदद से जरा समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अराबिडोप्सिस का एम्ब्रियोजेनेसिस डिफाइन करके रखा है। तो सबसे पहले जो है एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोटिक फेज आता है। जाइगोटिक फेज में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि जो डिप्लॉइड लाइफ है वो स्टार्ट हो गई है, बिकॉज वहां पे हेप्लॉइड एग एंड स्पर्म का फ्यूजन हो गया है, जिसकी वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो जाइगोट बना है वो क्या करता है, फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन के बाद वापस से ये सीरीज ऑफ हाईली ऑर्डर्ड डिवीजन को फॉलो करता है, जिसकी वजह से लगभग जो है 8 सेल बन जाते हैं, और इसे हम ग्लोबुलर स्टेज कहते हैं। ओके, और इस पर्टिकुलर डिवीजन के बाद आपको देखने को मिलेगा कि एक आउटर लेयर बन जाती है, जो कि बाद में चल के प्लांट में बाद में चल के जो है ये एक एपिडर्मिस लेयर का काम करती है।
उसके बाद का स्टेज आता है हार्ट स्टेज। हार्ट स्टेज में क्या होता है, सेल डिवीजन रैपिड हो जाता है टोटल 2 रीजन में। वो 2 रीजन जो है आगे चल के फ्यूचर में शूट एपेक्स बन सकते हैं, आइदर ऑफ द शूट एपेक्स बन सकते हैं। ये जो 2 रीजन है वो आउटग्रोथ कर रहे होते हैं और फाइनली यही जो 2 एरिया हैं जो आउटग्रोथ कर रहे होते हैं वही आगे चल के कॉटिलिडन का फॉर्मेशन करवाते हैं। और आपको इस तरीके से, मतलब कि ये एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन, तो ये इधर से भी ग्रो कर रहा होता है डिवाइड करके, और इधर से भी कर रहा होता है डिवीजन के थ्रू। ये दोनों साइड से जो है यहाँ पे डिवीजन के थ्रू आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा होता है। क्योंकि ये डिवीजन करते टाइम हार्ट शेप ले रहा होता है, इसीलिए हम इसे हार्ट स्टेज कहते हैं। इसके बाद हार्ट स्टेज जो है आगे चल के और एक्सटेंड होता है, और एक ऐसा स्टेज आता है जहां पर ये जो सेल डिवाइड होके हार्ट शेप बनाए थे वो सेल अब इलोंगेट होना शुरू हो जाते हैं एम्ब्रियो एक्सिस से, और आगे चल के ये कॉटिलिडन का डेवलपमेंट करते हैं। यही टाइम ऐसा होता है कि आप जो है एडेक्सियल एंड एबेक्सियल जो टिश्यू होते हैं कॉटिलिडन में उसको बहुत प्रॉपर ढंग से मतलब कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं। और यही हमसे सवाल में पूछा था कि ऐसा कौन सा स्टेज होता है जहां पे हम एडेक्सियल एंड एबेक्सियल टिश्यू जो पाए जाते हैं कॉटिलिडन में वो विजिबल हो जाते हैं। तो ये कब विजिबल हो जाते हैं, टॉर्पिडो स्टेज में। लास्ट स्टेज आता है मैच्योरेशन स्टेज, जिसमें कि ये होता है एंड ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें सीड अपने वाटर लूज कर देता है और मेटाबॉलिकली क्वेश्चन बन जाता है और डोरमेंसी में एंटर कर जाता है। तो ये था एक शॉर्ट क्रिस्प की एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है। स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहला स्टेज आता है जाइगोटिक स्टेज, देन ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट स्टेज, देन टॉर्पिडो स्टेज, एंड लास्ट चला आता है मैच्योरेशन स्टेज। यहीं से आपसे सवाल पूछा था मेनली टॉर्पिडो स्टेज को लेके। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया है एम्फीबियन डेवलपमेंट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट इन एम्फीबियन इज करेक्ट? कौन सा यहाँ स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट होगा? तो यहाँ पे ये वन ऑप्शन क्वेश्चन है, मतलब कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। तो 1 बाय 1 हमें मोस्ट एक्यूरेट आंसर को पिक करना होगा। कभी भी ऐसा सिंगल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आता है, हमेशा आपको मोस्ट जो एक्यूरेट होता है उसे पिक करना होता है। पहला बोला है गैस्ट्रुलेशन बिगिन विद द इनवेजिनेशन ऑफ बॉटल सेल फॉलोड बाय कोऑर्डिनेटेड इन्वोल्यूशन ऑफ मेसोडर्मल प्रिकर्सर एंड एपिबोली ऑफ प्रोस्पेक्टिव एक्टोडा। बोला है कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें गैस्ट्रुलेशन शुरू होता है जब बॉटल सेल का इनवाजिनेशन होता है। इसके अलावा जो मेसोडर्मल प्रिकर्सर सेल होते हैं वो इन्वॉल्यूशन शो कर रहे होते हैं, एंड देन एपिबोली के थ्रू एक्टोडर्मल लेयर बनती है। तो ऑफ कोर्स गैस्ट्रुलेशन का यही प्रोसेस होता है और ये एकदम सही बोल के रखा है। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजर इंड्यूस द न्यूक्लिप सेंटर। ऑर्गेनाइजर जो है न्यूक्लिप सेंटर बनाता है, बट दिस इज फॉल्स। न्यूक्लिप सेंटर एक अलग से एरिया होता है जो कि ऑर्गेनाइजर से लगभग बहुत पहले प्रेजेंट रहता है, तो ऑर्गेनाइजर न्यूक्लिप सेंटर नहीं बना। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजर इज फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा कैटेनिन। अगर ये स्टेटमेंट देखा जाए तो लेट मी टेल यू, ये स्टेटमेंट पूरा गलत नहीं है, बट ये पार्शियल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि बीटा कैटेनिन एक्यूमुलेट होता है, बीटा कैटेनिन के एक्यूमुलेशन की वजह से एक ट्रांसक्रिप्शन होता है, उस ट्रांसक्रिप्शन की वजह से आगे चल के ऑर्गेनाइजर जीन का ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, एंड देन ऑर्गेनाइजर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट इनडायरेक्ट बेसिस पे करेक्ट है, बट क्योंकि हमारे पास पहला ऑप्शन ज्यादा एक्यूरेट है तो हमेशा आपको सिंगल ऑप्शन टाइप में ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन को पिक करना होता है। लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से देखा जाए तो थर्ड स्टेटमेंट पूरा भी गलत नहीं है कि ऑर्गेनाइजर तब फॉर्म होता है जहां पर बीटा कैटिन एक्यूमुलेट होता है, लेकिन बीटा कैटिन के एक्यूमुलेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होने के बाद ऑर्गेनाइजर फॉर्म होता है। लेट मी शो यू वन डायग्राम। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है एम्ब्रियो, ये है वेंट्रल साइड, ये है डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड में देखिए यहाँ पे सिर्फ बीटा कैटनिन जो है स्टेबलाइज होके यहाँ पे एक्यूमुलेट होके रखा है। बीटा कैटनिन जब यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है तो वो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है यहाँ पे साइमोइसिन ट्विन जीन का। साइमोइसिन ट्विन जीन जब उनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है और जब ये प्रोटीन में बदल जाते हैं, उस टाइम पे ये टीजीएफ फैमिली से बिलोंग कर रहे हुए कुछ फैक्टर के साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइजर जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं।
और इस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइजर प्रोटीन बन के फॉर्म हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बीटा कैटनिन जो है वो एक प्रिकर्सर मतलब फैक्टर की तरह काम करता है इन दी एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजर। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो पूरा गलत भी नहीं है, बट हाँ पार्शली हम इसको सही मान सकते हैं। बट क्योंकि वी आर हैविंग अ मच एक्यूरेट ऑप्शन, तो दैट इज वाई हम पहले वाले को सेलेक्ट कर रहे हैं, थर्ड वाले को नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ बीएमपी इनहिबिटर, एक्टोडर्मल सेल फॉर्म न्यूरल ट्यूब। अगर हम बीएमपी इनहिबिटर्स को हटा देते हैं तो एक्टोडर्मल सेल न्यूरल ट्यूब फॉर्म कर सकता है, बट बीएमपी के इनहिबिटर्स तो वही फैक्टर होते हैं जो न्यूरल ट्यूब फॉर्म करवाते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेट। इस तरीके से देखा जाए तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है। अगला सवाल ले लेते हैं, ये है रिगार्डिंग द ड्रोसोफिला। बोला गया है द डोर्सल प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन जनरेटिंग द डोर्सल वेंट्रल पोलैरिटी इन ड्रोसोफिला। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेर मेड रिगार्डिंग द एक्टिविटी ऑफ अ डोर्सल प्रोटीन इन स्टेब्लिशिंग द डीबी पोलैरिटी। आपको पिक करना है करेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि यहाँ पे देके रखा है। पहला है इफ एम्ब्रियो दैट लैक गार्कन प्रोटीन, द डोर्सल प्रोटीन इज नॉट ट्रांसलोकेटेड to the nucleus of a follicle cell which then causes ventralization of embryo। अगर जिस एम्ब्रियो में गार्कन प्रोटीन नहीं है उसका डोर्सल प्रोटीन न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट ही नहीं होता, तो जिसमें गार्कन प्रोटीन नहीं है ऑब्वियसली उसका वहां पे प्रेजेंट डोर्सल प्रोटीन क्यों ट्रांसलोकेट नहीं होगा न्यूक्लियस में, इसका तो कोई एक ऑप्शन नहीं बनता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये फॉल्स है, क्योंकि गार्कन प्रोटीन का ना प्रेजेंट रहना डोर्सल के ट्रांसलोकेशन से किसी भी एंगल से रिलेट नहीं करता, क्योंकि गार्कन यहाँ डोर्सल एक्सिस बनाता है, डोर्सल प्रोटीन वेंट्रल एक्सिस बनाता है। जहां गार्कन नहीं होगा वहां डोर्सल बनने का जो फेट होगा वो नहीं आएगा, यानी डोर्सल एक्सिस बनने का फेट नहीं आएगा। तो वहां पर डोर्सल प्रोटीन आकर एक्सप्रेस करेगी और वो वेंट्रल एक्सिस बनाएगी। तो यहाँ तो उसके एक्सप्रेशन को ही इन्होंने मना कर दिया, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखिए ए स्टेटमेंट गलत है तो इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। इसके अलावा देखिए हमारे पास जो ऑप्शन बचे हैं उसमें सी कॉमन है, यानी सी हर हाल में यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है वो सही होने वाला है। अब हमें देखना है बी और डी में से कोई एक ऑप्शन सही है। सेकंड देखिए क्या बोला है, ट्रू डोर्सल दो डोर्सल प्रोटीन एक्ट एज अ मॉर्फोजन, यस इट एक्ट एज अ मॉर्फोजन, इट इज फाउंड थ्रू आउट द सिंसिटियल ब्लास्टोडर्म ऑफ द अर्ली ड्रोसोफिला एम्ब्रियो। जो डोर्सल प्रोटीन है वो मॉर्फोजन की तरह काम करता है और जो अर्ली ड्रोसोफिला एम्ब्रियो होता है उसमें थ्रू आउट द सिंसिटियल ब्लास्टोडर्म डोर्सल प्रोटीन देखा जाता है, एंड दिस स्टेटमेंट इज एंटायरली ट्रू। बाद में जो है उसका जो डेविएशन है या आप उसका ग्रेडियंट कह सकते हो वो टूवर्ड्स दी वेंट्रल साइड ज्यादा हो जाता है, बिकॉज टूवर्ड द डोर्सल साइड बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि डोर्सल प्रोटीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू दे के रखा है और हमने सी को तो ट्रू कह ही दिया था क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन के थ्रू आंसर आ गया। सो इन एम्ब्रियो दैट लैक कैक्टस प्रोटीन, द डोर्सल प्रोटीन कैन बी फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल विद द वेंट्रल फेट, यस एग्जैक्टली। क्योंकि अगर कैक्टस प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया है तो वो डोर्सल को पकड़ के नहीं रख पाएगा, डोर्सल प्रोटीन फ्री रहेगा और वो वहां के सेल के न्यूक्लियस में एंटर करेगा और वहां पे वेंट्रल फेट देगा। Last, if a dorsal protein is blocked from entering the nucleus, the gene responsible for specifying the dorsal cell are not transcribed. पर डोर्सल प्रोटीन अपने वाइल्ड टाइप फॉर्म में तो डोर्सल बनाता ही नहीं है, डोर्सल एक्सिस बनाता ही नहीं, वो वेंट्रल एक्सिस बनाता है। डोर्सल प्रोटीन अगर म्यूटेटेड कंडीशन में है तब वो डोर्सल साइड बनाएगा, अगर वो वाइल्ड टाइप कंडीशन में है तो वेंट्रल साइड बनाएगा। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो बी एंड सी का जो कॉम्बिनेशन है, बी एंड सी, दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ये हो गया हमारा ऑप्शन सही। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारे डायग्राम के थ्रू आपको समझा के रखा है कि डीवी एक्सिस को डिफाइन करने में जो डोर्सल है इसका जीन प्रोडक्ट जो कि होता है प्रोटीन, वो एक मॉर्फोजन की तरह काम करता है और इसका काम होता है वाइल्ड टाइप कंडीशन में वेंट्रल एक्सिस फॉर्म कर। अगला सवाल ये है टेट्रापॉड लिम्ब डेवलपमेंट से, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी आपको गलत स्टेटमेंट पिक करना है रिगार्डिंग द टेट्रापॉड लिम्ब डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट को पिक करना है। पहला है
As the limb grow outward, the stylopod form first, then zygopod, and then autopod is formed last. Each phase is characterized by the specific pattern of Hox gene expression, and this statement is entirely true. अगर हम ऐसे बॉडी एक्सेस देखें तो ये इस तरीके से मान लेते हैं, मैं एक हैंड बनाने की कोशिश कर रही हूँ, राइट? तो ये हो गया स्टाइलोपॉड, ये हो गया ज़्यूगो, और ये हो गया ऑटो। तो वही बोला है कि ये सीक्वेंस में बनता है, पहले स्टाइलो बनेगा, फिर ज़्यूगो बनेगा, फिर ऑटो बनेगा। बिल्कुल सही बोला है। और हॉक्स जीन का एक्सप्रेशन होगा, बिल्कुल स्टाइलोपॉड में हॉक्स 9-10 एक्सप्रेस होंगे, ज़्यूगो में हॉक्स 11 होगा, एंड ऑटो में हॉक्स 12 एंड 13 एक्सप्रेस होगा। तो अगर पहला स्टेटमेंट देखें, एकदम सही बोला है। सेकेंड देखिए, the zone of polarizing activity is maintained by the interaction of FGFs from the AER and sonic hedgehog expression from the mesenchyme। ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। जो जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी होता है या ZPA होता है, उसको मेंटेन किया जाता है बिकॉज वहां पर FGF का मेनली इंट्रैक्शन चल रहा होता है। वो FGF जो कि AER से मेनली एक्सप्रेस हो रहा होता है, और सोनिक हेडजॉग का एक्सप्रेशन मेसेनकाइम से हो रहा होता है। थर्ड, although cell death in the limb is necessary for formation of digits and joint, it is never mediated by BMPs, which is only responsible for differentiating mesenchymal cell into the cartilage। तो बोला है कि यहाँ पर सेल डेथ के लिए BMPs की जरूरत नहीं होती है, बट दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। BMPs एपोप्टोसिस में मदद करते हैं। जब डिजिट्स फॉर्म होता है तो डिजिट्स मान लीजिए ये इस तरीके से हाथ, तो इनके बीच में जो है इस तरीके से सेल्स होते हैं, इंटर डिजिट्स एरिया में मेसेनकाइम होते हैं। उनको पहले किल किया जाता है। आपने कभी डक का पांव देखा होगा इस तरीके से? क्यों इनके इनके जो डिजिट्स है इतने सेपरेट क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में एपोप्टोसिस नहीं हुआ। जब इनके बीच में एपोप्टोसिस होगा तभी जाकर ये सेपरेट आउट होंगे। एपोप्टोसिस के लिए वन ऑफ द मेन फैक्टर होते हैं BMPs। BMPs प्रेजेंट ना रहे तो एपोप्टोसिस होने में दिक्कत हो जाएगी। इन्होंने बोला है कि एपोप्टोसिस के लिए कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है BMP, जबकि BMP एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Next, the dorsal ventral axis is formed in the part by the expression of WNT7A in the dorsal portion of the limb ectoderm, which maintain the expression level of the sonic hedgehog in ZPA and FGF4 in the posterior AER। लास्ट वाला स्टेटमेंट भी एकदम सही बोल के रखा है। डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस को फॉर्म करने के लिए WNT7A को भी एक्सप्रेस होना जरूरी होता है डॉर्सल पोर्शन में, जहाँ पे ये डॉर्सल फेट देता है। और इसके अलावा एक्सप्रेशन को प्रॉपर ढंग से मेंटेन करने के लिए सोनिक हेजॉग की भी जरूरत पड़ती है, जो कि ZPA से सिक्रीट होता है, और FGF4 भी वहां पे प्रेजेंट होता है, जहां जिस लोकेशन को हम पोस्टीरियर AER कह सकते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आपको देखना है तो ये आप देख सकते हैं, FGF4, FGF8 इस एरिया में ZPA रहता है, जो कि सोनिक हेजॉग का एक्सप्रेशन करवाता है। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड, जो कि बोला था कौन सा ट्रू नहीं है, थर्ड जो है ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये, सिर्फ डेफिनेशन आपको मैच करना था। लिस्ट 1 में कुछ नाम दिए गए हैं, लिस्ट 2 में इनके डेफिनेशन दिए गए हैं, आपको करेक्ट मैच करना। तो हम डेफिनेशन को पढ़ के ऑप्शन से मैच करेंगे। पहला है डेफिनेशन, द सेल फाउंड विद इन द मोस्ट पोस्टीरियर रीजन ऑफ द लिम्ब बर्ड। लिम्ब बर्ड में पाया जाने वाला मोस्ट पोस्टीरियर एरिया में कौन सा सेल होता है? तो वहां पे प्रेजेंट होता है, अगर देखा जाए तो ZPA, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। लास्ट क्वेश्चन का अगर हम डायग्राम देखें तो ये देखिए, दिस इज अ पोस्टीरियर एरिया, दिस इज ZPA। तो ZPA एक्चुअल में मोस्ट पोस्टीरियर एरिया में प्रेजेंट रहता है। तो पहला जो डेफिनेशन है वो ZPA के साथ मैच हो गया, यानी E मैच हो गया I के साथ, E हो गया फर्स्ट के साथ मैच। नेक्स्ट देखते हैं, द थिकनिंग ऑफ एक्टोडर्म एट द एपेक्स ऑफ डेवलपिंग लिम्ब। जब लिम्ब का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो एक्टोडर्मल एरिया बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, वो भी एकदम एपेक्स एरिया से, एपिकल पोर्शन में। इसको हम मेनली कहते हैं ओवरऑल, क्योंकि आपको अगर लिम्ब बर्ड की बात करूं मैं तो इस तरीके से लिम्ब बर्ड होता है। सबसे पहले जो है ये पोर्शन एक्टोडर्म पोर्शन होता है, उसके बाद ये एक्टोडर्म पोर्शन इस तरीके से लिम्ब बर्ड बनाना शुरू कर देता है। तो इसको हम कहते हैं, ये जो थिकनिंग होती है एक्टोडर्म की, इसे हम बोलते हैं एपिकल एक्टोडर्मल रिज, AER। इसे हम बोलते हैं थिकनिंग ऑफ एक्टोडर्म।
तो ये जो थिकनिंग ऑफ एक्टोडर्म है किसके साथ मैच हो गया, AER के साथ, ये हो गया सेकेंड, तो यहाँ हो गया C का 2। नेक्स्ट देखते हैं द लूजली ऑर्गेनाइज मेनली मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक टिश्यू। अगर ये डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें से सिर्फ बी के साथ मैच होगा। ये मेसेनकाइम का डेफिनेशन है कि मेसेनकाइम क्या होता है, ये एक लूजली ऑर्गेनाइज्ड मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक टिश्यू ही होता है। तो ये मैच हो गया बी के साथ 3। खुद डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोला है, एपिथेलियल सेल मेकिंग अप द मेसोडर्म ऑफ अर्ली सोमैटोप्यूरे undergo this transition and get included in mesenchymal cell pool। अब ये अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ये EMT का है। EMT होता है एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन, जिसमें कि जो एपिथेलियल सेल होता है वो बाद में चल के मेसेनकाइमल सेल में अपना ट्रांजिशन करने लगता है, बदलाव करने लगता है। तो अगर हम देखें तो ए का जो है यहाँ फोर्थ हो जाएगा, ए जो है फोर्थ के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द प्रोलिफरेटिव मेसेनकाइम दैट फ्यूल द लिम्ब बर्ड ग्रोथ। ऐसा मेसेनकाइम जो कि प्रोलिफरेटिव बेसिस पे यानी एक डिवीजन बेसिस पे लिम्ब बर्ड का ग्रोथ करवा रहा होता है, तो ऐसा कौन सा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा प्रोग्रेस जोन। नाम ही देखिए क्या है, प्रोग्रेस जोन, यानी ये प्रोलिफरेशन करता रहेगा। तो डी मैच हो गया किसके साथ, फिफ्थ के साथ। नेक्स्ट द डिस्टल पार्ट ऑफ द टेट्रापॉड लिम्ब। टेट्रापॉड लिम्ब का जो सबसे दूर वाला पार्ट होता है, सबसे दूर वाला पार्ट यानी आपका हैंड वाला एरिया। अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो हैंड वाला एरिया जो है यानी जो जहाँ पे आपके लिम्स होते हैं वो हो जाएगा ऑटोपॉड, जो कि सबसे डिस्टल होता है। एंड प्रॉक्सिमल यानी सबसे पास वाला जो पोर्शन होता है वो होता है स्टाइलोपॉड। तो एफ जो है फोर्थ के एफ यहाँ पर सिक्स के साथ मैच हो जाता है। अब अगर हम इसे मैच करें तो ये आ जा रहा है आपके पास फोर, ए का हो गया फोर्थ, ए का फोर्थ सिर्फ एक ही ऑप्शन में जो कि है फर्स्ट ऑप्शन। तो ए का फोर्थ हो गया, बी का थर्ड मैच हो गया, सी का 2 हो गया, डी का 5 हो गया एंड ई का 1 हो गया, एफ का 6 हो गया। यस, फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैच हो गया। ओके, सो विद दिस वी आर डन फॉर शिफ्ट 1। शिफ्ट 1 में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे रिगार्डिंग द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट सेशन में मैं एक अलग से यूनिट का शिफ्ट 1 से ही मैं पेपर सॉल्व करूंगी और एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से दूंगी। जिस जिसका मुझे एक पर्टिकुलर नोट टाइप जो पोर्शन मिलेगा वो भी मैं आपके सामने पुट ऑन करके उसको एक्सप्लेन करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।